व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और सबसे पहली और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि अपने ग्रुप में से टोटल 54 लोगों का ग्रुप था जिसमें हम सबको मैसेज सेंड करते थे। टोटल 54 लोगों में लगभग 6 लोगों का हुआ है, अंकिता जी का, दीपिका जी का। और मतलब ये अच्छा लगा कि जो बच्चे कंसिस्टेंट थे, ये पुराने बच्चे हैं जो हमसे आज से नहीं जुड़े, ये हमसे 2 साल 3 साल से जुड़े। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती कि कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी तैयारी आप 3 महीने या 2 महीने में नहीं कर सकते। जो पुरातन काल से लगा रहता है, यानी कि जो मेहनत से 1-2 साल लगा रहता है, फाइनली उसका सिलेक्शन होता ज़रूर है। ये चीज़ हमने नोटिस की है। मतलब कहने को तो ये उपदेश होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लगा रहता है उसका अंत में होता है। ये मेरा भी प्रयोग है। हम बड़ी मेहनत से 2011 से लगे थे, तब जाके आप सोच लीजिए 2011 से नहीं, सॉरी 2009 से हम लगे हुए थे। और 2009 से लेकर के 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब हमको 6-7 साल लगे हमको। तो बस वही चीज़ है, बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत आइए, अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन रखिए। और एक अच्छी बात ये भी है कि इतने बच्चे अब जो ये निकल गए हैं, ये आपके टीजीटी में अब दखल नहीं देंगे, क्योंकि इतनी जल्दी एनओसी नहीं मिलती। जैसे एक जगह आप जॉब कर रहे हैं तो तुरंत वहाँ पर एनओसी इतनी जल्दी नहीं मिलती। अगर इनको एग्ज़ाम देना होगा टीजीटी का, तो इनको इतनी जल्दी एग्ज़ाम भी कौन ना देने दिया जाए। हर बीएसए का अपना अपना मूड होता है, अपनी अपनी उसकी टर्मिनोलॉजी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए अब अपने मन से लग जाइए, ताकत से लग जाइए। आज कम से कम 7 लोग सुबह से फ़ोन करके यही पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो हमको इस बात की खुशी हुई कि अब लोग एक्टिव तो हुए कम से कम, वरना हम वीडियो बना बना के भेज रहे थे। केवल 50 लोग, 30 लोग, कभी 20 लोग इस तरह से एक्टिविटी शो कर रहे थे, देख नहीं रहे थे। हालांकि दूसरे तीसरे दिन में देख लेते थे, लेकिन पहले दिन फर्स्ट डे नहीं देखते थे वो। तो इसीलिए अब मन से लग जाइए। नोट्स आपके पास हैं, किताबें आपके पास हैं, गाइडेंस अच्छे से अच्छा आपको मिल चुका है। अब आपको केवल अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जिन बच्चों का इसमें नहीं हो पाया है 1-2%, 2-3% से, तो वो निराश ना होना, अपनी कमी को मानना। बात समझ रहे हो ना बेटा? कहीं ना कहीं आप में कोई कमी थी, इसी वजह से नहीं हुआ। और जिन बच्चों का हुआ उन्होंने मेहनत की है, वो पीक पर थे। आई बात समझ में? तो बस केवल अपना फोकस बनाए रखिएगा। कभी कभार क्या होता है, बच्चे का 1-2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम में नहीं होता तो वो बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। हमसे पूछिए, हम तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में 18-19 एग्ज़ाम देने के बाद इस नौकरी में आए। हालांकि हमारी नौकरी जब लगना स्टार्ट हुई तो लगातार 4 जगह हुआ। आई बात समझ में? वही चीज़ है ना, जब एक स्टेज मेंटेन हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह आपका होगा, हर लेवल पे आपका होगा। कि आप इस मामले में कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहिए। कंडीशन ये होती है फिर। तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब अपना पूरा 100% दीजिए। 20 जगह गड्ढे खोद के पानी नहीं निकालना, एक जगह गड्ढा खोदना और वहाँ से पानी निकलना ही चाहिए। लगातार परिश्रम कर करके पड़ोसियों को और घर में ये दिखाना कि हम बहुत पढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन हो गया, भले बेईमानी से हुआ, आप बहुत पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मेहनती लड़का है, मेहनती लड़की है, ठीक है ना? आप बहुत पढ़ते हैं, आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, लेके किताबें बैठे रहते हैं घर पे, बस कुछ करना वरना है नहीं। लड़कियों में, फीमेल में तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि कुछ काम भी नहीं करती और पढ़ाई के नाम पे कहीं सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को क्रैक करते हुए अब एक बार पूरी पोटेंसी से लग जाइए। अपना सिलेबस तैयार करके रख लीजिए, जब एग्ज़ाम होना होगा तब आपका सिलेक्शन होगा। आई बात समझ में? चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज कंटेनिंग फाइलम। देखो बेटा, पहला तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्थ्रोपोडा है। और क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्टा है। लेकिन अगर आपसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम पूछे तो राजा बेटा क्या लगाओगे? मोलस्का। द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज कंटेनिंग फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज मोलस्का। कह रहे हैं कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में कुछ अंतर बता सकते हो? तो हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। देखो बेटा, जीवन के लार्वल स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड आए तो यूरोकॉर्डेटा। जीवन के लार्वल फेज में, लार्वा की अवस्था में यदि नोटोकॉर्ड विजिबिलिटी होती है, नोटोकॉर्ड विजिबल होता है, तो यूरोकॉर्डेट। और जीवन भर रहे, थ्रू आउट द लाइफ रहे, दैट इज कॉल्ड सिफेलोकॉर्डेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं बेटा। अब सुनो जरा, व्हेल और चमगादड़ ये तो स्तनधारी है। पेंगुइन और ऑस्ट्रिच क्या है, ये वीडियो के अंत में आप बताएंगे। मैमल्स, स्तनधारी को हमने 2 भागों में विभाजित किया। एक को बोल दिया प्रोटोथीरिया और एक को बोल दिया थीरिया।
समझते चलना बेटा। एक को बोल दिया प्रोटोथीरिया, एक को बोल दिया थीरिया। प्रोटोथीरिया या प्रोथीरिया, जो बोलना चाहो। प्रोथीरिया भी कह सकते हो बेटा, प्रोटोथीरिया भी कह सकते हो। प्रोथीरिया एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाले स्तनधारी। डेवलपमेंट हो रहा था, पहला स्तनधारी बनाया गया। अब स्तनधारी बनाया गया तो सीधे बच्चे नहीं देने लगेगा, अभी उसमें ओवा यानी कि अंडा यानी कि एग की आदत ही है, जैसे कि डकबिल्ड प्लेटिपस में है। इसीलिए इनको कहा जाता है प्रिमिटिव मैमल्स। क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव मैमल्स। प्रोथीरिया ये एग लेइंग मैमल हैं, इसमें जैसे आ गया डकबिल्ड प्लेटिपस, दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव मैमल्स। अब थीरिया में आओ बेटा। थीरिया प्लेसेंटल मैमल है, फर्स्ट टाइम पहली बार प्लेसेंटा आया। जब प्लेसेंटा आया तो सीधी सी बात है, अब इसको जरायुज होना ही पड़ेगा, अब इसको विविपेरस होना ही पड़ेगा। सुनते चलना, टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना, जो बोलते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान, जो लिखा है उस पे भले कम हो जाए। थीरिया दैट इज प्लेसेंटल मैमल, प्रोटोथीरिया दैट इज एग लेइंग मैमल, दैट इज डकबिल्ड प्लेटिपस। आप उसको प्रिमिटिव मैमल्स में भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, एक बार और क्लासिफिकेशन किया, किसका? थीरिया का। थीरिया को क्लासीफाई करके हमने दो भागों में फिर से विभाजित किया, एक हो गया मेटाथीरिया, एक हो गया यूथीरिया। दूसरा प्रश्न इस स्लाइड का, एक एग्जाम्पल इसका बताइएगा, एक एग्जाम्पल इसका बताइएगा। देखो बेटा, हम अपनी वीडियोस में इसीलिए संवाद कायम करते हैं, कम्युनिकेशन कायम करते हैं, ताकि आप रिस्पॉन्ड करें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, केवल 10, 20, 30 बच्चों को छोड़कर के बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं करते। छोड़ो, ठीक है, परचेज कर लिया कोर्स, अब बस पढ़ना है, नहीं पढ़ना अलग बात है। नोट सर के आ जाए, हम डाउनलोड करके रख लें, जब एग्जाम आएगा तो 1 महीने पढ़ लेंगे और फिर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा, फिर आगे किसी का कोर्स ज्वाइन करेंगे, है ना। ये आदतें खत्म कर दीजिए। स्तनधारी यानी कि मैमल्स को हमने डिवाइड किया प्रोथीरिया और थीरिया में। प्रोथीरिया आर प्रिमिटिव मैमल्स like duck-billed platypus, we can say the egg-laying mammal. Theria is placental mammal, first time development of placenta. अब प्लेसेंटा के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि याद कर लेना। हीमोकोरियलिस दुनिया भर की नौटंकी है, इसमें भी इसको अच्छे से तैयार कर लेना। मेटाथीरिया और यूथीरिया का एक एक एग्जाम्पल बताना, और पेंगुइन और ऑस्ट्रिच कौन से क्लास में आते हैं वो बताना। न्यूमेटिक बोन्स यानी कि हवादार हड्डियां किस में पाई जाती हैं? पक्षियों में, एवीज में पाई जाती। किस में पाई जाती राजा बेटा? एवीज में। सुनते चलना। अब देखो कह रहे हैं क्रोकोडाइल्स, सुनना ध्यान से बेटा। क्रोकोडाइल्स बर्ड्स मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल बर्ड मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब आपको बता दें, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, और आप वीडियो के एंड में ये भी बताइएगा कि रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 3 प्रश्न इस वीडियो में, 3 प्रश्न। जिसको देना होगा वो देगा, जिसको नहीं देना वो कभी नहीं देगा, जीवन में नहीं देगा। और जो कभी एग्जाम में जो आगे नहीं आता ना, जो बच्चा क्लास में कतराता है ना खड़े होने से, बताने से, वो जीवन भर कतराता रहता है, जीवन भर अपनी बातों को छिपाता रहता है, कभी हिम्मत नहीं कर पाता और कभी जीत भी नहीं पाता, कभी सफल भी नहीं हो पाता। अगर आप कथन के अनुसार नहीं काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो बातें भुगतनी पड़ेंगी। सुनिएगा, न्यूमेटिक बोन्स किस में पाई जाती है? एवीज में। क्रोकोडाइल बर्ड मैमल ये 4 चैम्बर 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं, लेकिन सभी रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है। तो रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, उसका आंसर वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। शार्क क्या है भैया? ओवीपेरस है। कॉक्सल ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरेक्निडा क्लास में पाई जाती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। शार्क कैसी होती हैं? ओवीपेरस होती हैं। कॉक्सल ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एरेक्निड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहते हैं जाइलम को? क्योंकि 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ट्रैकीड्स पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, जाइलम फाइबर पाए जाते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा पाई जाती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड इन जाइलम, सो वी कैन से इट इज़ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
4 कोशिकाएं, 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ते थे ना हम लोग, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। सबसे पहले पैरेनकाइमा, फिर कॉलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज PCS। PCS ये सब टिश्यूज हैं, PCS, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। चलो सुनना जरा, स्क्लेरेनकाइमा को 2 भागों में विभाजित किया। एक होगा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, और दूसरे होते हैं स्क्लीराइड्स या स्क्लीरीड्स, जो बोलना चाहो, स्क्लीराइड्स बोलना चाहिए वैसे। स्क्लीराइड्स जो होते हैं वो डेड होते हैं और हाईली लिग्निफाइड होते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा कैसा टिश्यू है, लिविंग या नॉन लिविंग? आप कहोगे नॉन लिविंग। और इसमें किसका क्या कहते हैं, इसकी मजबूती का कारण क्या होता है? आप बोलोगे हाईली लिग्निफाइड। पोटैटो क्या है भैया? अंडरग्राउंड स्टेम है, पता है ना आपको? ये मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं ये क्वेश्चन। पोटैटो, हल्दी, इससे रिलेटेड, शलजम, चुकंदर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पोटैटो क्या हो गया? अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर होते हैं उन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर हैं उन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर हैं दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। फिर से सुनिए, कॉर्क है वो फैलम है और कॉर्क कैम्बियम फेलोजन। कॉर्क क्या है राजा बेटा? फैलम। और कॉर्क कैम्बियम क्या है? फेलोजन। कॉर्क क्या है? फैलम। और कॉर्क कैम्बियम क्या है? फेलोजन। आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा। ये हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें जब पूछा था तब आपने मिलान करे में सीव ट्यूब को कंपेनियन सेल से मिलाया था, उसी को हमने कहा हो आपको बता दें अलग से कि सीव ट्यूब का जो काम है वो कंट्रोल करना है। देखो, फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। यानी कि सीव ट्यूब को कौन गवर्न करता है? आप कहोगे केंद्रक। हम पूछेंगे किसका? आप कहोगे सहायक कोशिकाओं का, कंपेनियन सेल्स का। फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो पूरी वीडियो आपने देख ली, एक बार हम रिवीजन करते हैं जल्दी से। द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज किस में पाई जाती है राजा बेटा? मोलस्का में, यूरोकॉर्डेटा में, लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ रहती है। वेल और बैट मैमल है, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच आप बताएंगे। मैमल प्रोटोथीरिया और थीरिया में डिवाइड किया। एग लेइंग मैमल थे प्लेटिपस, जिसको प्रिमिटिव मैमल्स भी कहा जा सकता है। फिर उसके बाद भगवान ने इनमें प्लेसेंटा दे दिया, जिसके आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। इनके एक एक एग्जाम्पल बताइएगा। न्यूमेटिक बोन पाई जाती है पक्षियों में, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन सभी रेप्टाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता। सभी रेप्टाइल में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है ये वीडियो के एंड में आप बताएंगे। फिर उसके बाद शार्क ओविपेरस होता है, कॉक्सेल ग्लैंड एरेक्निडा में पाई जाती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जाइलम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ट्रैकीड्स हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम फाइबर हो गए, जाइलम पैरेनकाइमा हो गए। स्क्लेरेनकाइमा 2 प्रकार का होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, स्क्लीराइड्स। डेड और हाईली लिग्निफाइड होते हैं। पोटैटो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम में पाई जाने वाली एपिडर्मल हेयर को हम ट्राइकोम कहते हैं। कॉर्क इज फेलम, कॉर्क कैम्बियम इज फेलोजन। सीव ट्यूब को कंट्रोल करती हैं न्यूक्लियस किसकी? कंपेनियन सेल्स की। आई बात समझ में? हम लोगों ने आज का सेक्शन कंप्लीटली पढ़ डाला। जिन भी लोगों को लगता है कि कोर्स, ये 100 वीडियोस का कोर्स है, देखो बेटा ऐसा नहीं कि ये जो आपको हम कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं ये एक ही एग्ज़ाम के लिए। आप केंद्रीय विद्यालय का या नवोदय विद्यालय का या DSSB का या MSc एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो भी ये काम करेगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे ये सब में काम करेगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार ज्वाइन करके परचेज करके रख लो अपने पास। उसके बाद जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि एग्ज़ाम करीब है, एक बार अच्छे से सारे वीडियोस, 100 वीडियोस, लाइव क्लासेस
और अपनी PDF को अच्छे से दोहरा लिया, खत्म बात। और जो हम आपको PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, दो बातें हैं, ध्यान से सुनिए। या तो उस PDF को देखकर अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बना लीजिए, या फिर इन PDF को एज इट इज शॉप से निकलवा लीजिए फोटोकॉपी करा के, और जो नई बातें आपको पता चलती वो भी इन्हीं में लिख दीजिए। नोट्स समेटे जाते हैं, फैलाए नहीं जाते। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा रिवीजन आप कैसे करोगे अगर आप 4 किताबें पढ़ोगे? एक किताब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, 2 घंटे कम से कम रिवीजन करिए, 200 सवाल पर डे लगाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।